हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय का मतलब होता है इनकम टैक्स में आपकी इनकम 5 अलग अलग हेड के अंदर कैलकुलेट की जाती है। तो जैसे यदि आपने किराए पे कोई घर दे के रखा, उससे आपकी इनकम हो रही है, तो किस हेड के अंदर आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या मकान संपत्ति से आय। तो मकान संपत्ति से आय का अर्थ है आपने यदि कोई मकान किराए पे दे के रखा है और उससे जो आय हो रही है वो कहलाती है मकान संपत्ति से आय। अब मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कर लगाने का आधार क्या है? तो इसमें दो चीजें हैं। पहला ये कि मकान के आप स्वामी होने चाहिए, और दूसरी चीज वो मकान आप व्यापार के लिए प्रयोग ना कर रहे हो। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहला है संपत्ति किसी भवन तथा उससे जुड़ी हुई खुली जमीन के रूप में होनी चाहिए। तो मकान मतलब या तो कोई बिल्डिंग या उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ आपका कोई लॉन है। तो यदि इन सब चीजों को किराए पे देके आपकी इनकम हो रही है तो वो मकान संपत्ति के अंतर्गत आएगी। दूसरा है करदाता का मकान पर स्वामित्व होना चाहिए, मतलब मैं उस संपत्ति की मालिक होंगी तभी वो इनकम मेरी कहलाएगी। ठीक है। तीसरी चीज है मकान भारत में स्थित हो। तो अब क्या है, आपकी मकान संपत्ति कहाँ स्थित हो? भारत में स्थित हो। इसके बाद है विदेश में स्थित मकान संपत्ति, और यहाँ पे निवासी। इसका अर्थ क्या है? यदि मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी है और वहां से मेरे को किराया मिलता है, तो उस केस में मैं कब कर दूंगी, टैक्स कब दूंगी? यदि मैं साधारण निवासी होंगी। आपने यदि नियम पढ़ा होगा तो कोई इनकम जो भारत के बाहर उपार्जित हुई हो और भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, तो उस पर कौन टैक्स देता है? सिर्फ निवासी। इसके बाद है कर लगाने के लिए वार्षिक मूल्य की गणना करनी पड़ेगी। ये अपन आगे देखेंगे। इसके बाद है आपका करदाता के स्वयं के व्यापार अथवा पेशे के उपयोग में आने वाला मकान। मान लो मेरा 2 मकान है, एक मकान में मैं रहती हूँ और एक पे मैंने अपना ऑफिस खोला है बिजनेस का। तो उस ऑफिस वाले से जो भी इनकम होगी वो कहाँ पे आएगी? मकान संपत्ति पे नहीं आएगी, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसे शामिल किया जाएगा। फिर है मकान पर 2 या अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होना। यदि एक मकान में 2 लोग उसके स्वामी हैं तो उस मकान को 2 हिस्से में बांटा जाएगा, और जो जितने हिस्से का मालिक है उस हिसाब से उसकी कर योग्य आय की गणना होगी। फिर है माना गया स्वामी, मतलब कुछ ऐसी स्थिति होती जब आप वास्तविक में स्वामी नहीं है लेकिन आपको स्वामी माना जाएगा। ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है? पहला है आपने, कई बार लोग क्या करते हैं कि उनका ऑलरेडी इनकम बहुत ज्यादा है और कोई घर भी दे के रखा जिससे किराए की इनकम भी हो रही है, तो क्या करेंगे? अपने बच्चे को वो घर ट्रांसफर कर देंगे और उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेंगे। अपनी वाइफ के नाम पे घर ट्रांसफर कर देंगे बिना किसी प्रतिफल के। तो इस केस में क्या माना जाएगा कि आपके पीछे उद्देश्य क्या था कि हमारा टैक्स कम लगे। तो आपने क्या किया? बच्चे, आपकी वाइफ की कोई इनकम नहीं है तो उनके में क्या कर दिया? आपने ट्रांसफर कर दिया, तो उनका एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही है इनकम। तो ऐसे में उस मकान संपत्ति पर जो आपको किराया मिला उस पर कोई टैक्स लगा ही नहीं। ये आपका टैक्स बचाने का तरीका था, चोरी करने का टैक्स का तरीका था। इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है? मान लिया जाएगा कि नहीं, आप ही स्वयं उस मकान संपत्ति के स्वामी है। इसी प्रकार यदि कोई सहकारी समिति के आप सदस्य हैं, आपको यदि कोई घर ट्रांसफर किया गया है उसके आप मालिक माने जाएंगे। ऐसी संपत्ति जिसका विभाजन नहीं हुआ है और यदि उसमें आप ही रहते हैं तो आप ही मालिक माने जाएंगे। ऐसे ही आपकी 4th पॉइंट पे कुछ धारा दी है, उनके अनुसार यदि आप पर वो लागू होंगी तो आप मालिक माने जाएंगे। फिर है उप किराएदार से प्राप्त किराया। मैंने कोई घर किराए से लिया, वो 3 फ्लोर का घर मैंने किराए से लिया और मेरे को सिर्फ 1 फ्लोर की आवश्यकता थी, बाकी के 2 फ्लोर मैंने खुद किसी अन्य इंसान को किराए पे दे दिए। तो ऐसे में क्या होगा? मैं उसकी मालिक तो नहीं हूं, मैंने स्वयं किराए पे लिया है, तो उस आय को हम क्या मानेंगे? अन्य जो है आपका स्रोत से अन्य साधनों की आय शीर्षक में वह कर योग्य होगी, क्योंकि आप मालिक नहीं है, आपने किराए पे लिया और उसी का आधा हिस्सा आपने किसी और को किराए पे दे दिया। फिर है संयुक्त किराया का विभाजन। यदि हम गैस है, बिजली है, अन्य सुविधाएं भी हम दे रहे हैं, तो ऐसे केस में मान लो
15,000 हमको किराया मिल रहा है, जिसमें 5,000 का बिजली गैस ये सब की जो है चार्जेस भी शामिल है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 10,000 मकान संपत्ति की आय कहलाएगी और 5,000 आपका क्या है, अन्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है भवन के साथ मशीन, फर्नीचर आदि किराए पर देना। तो यदि आप भवन के साथ, जैसे क्या होता है, थिएटर है, सिनेमा हॉल, कारखाने में, ये सब में क्या है, सब चीज आपको फर्नीचर की सुविधा भी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है। तो ऐसे में ये मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है। यदि आप विभाजन नहीं कर सकते कि फर्नीचर अलग और ये सब सारी चीजों का, तो वो मकान संपत्ति में कर योग्य नहीं है। फिर दिया है करदाता द्वारा स्वयं अपने निवास में प्रयोग आने वाला मकान। यदि कोई, मेरे पास एक ही मकान है, उसमें मैं खुद रहती हूँ, तो वो कर योग्य नहीं है। लेकिन अगले में क्या दिया है, स्वयं के निवास से के एक से अधिक मकान। तो इस पे ध्यान रखना, यदि मेरे एक से अधिक, मान लो मेरे 4 मकान है, तो एक को तो मान लिया जाएगा कि आप उसमें रहते हैं और उस पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाकी के मकानों को क्या माना जाएगा, किराए पर जैसा देते हैं वैसा ही मान लिया जाएगा। तो पहले ये एक था, एक मकान, यदि एक से ज्यादा मकान है तो एक को आपका रहने का मकान मान लिया जाता था, बाकी को किराए पे। लेकिन इसमें संशोधन हुआ 19-20 में। अब यदि आपके पास 4 मकान है तो कम से कम 2 मकान को क्या माना जाएगा कि आपके रहने के हैं, और बाकी के क्या है, आपने किराए पे दिए हो या ना दिए, उसको ऐसा मान लिया जाता है कि आपने किराए पे दिया है और उस हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।